बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने पेश किया जाएगा। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं कि यूनिट 3 जो है ये डायनामिक्स से रिलेटेड है और इसके अंदर हम हरकत को उसकी वजूहात के साथ पढ़ेंगे। हरकत की वजूहात का मुतालिया करने के लिए न्यूटन के कवानीन हरकत इस्तेमाल होते हैं। न्यूटन के कवानीन हरकत हमें ये बताते हैं कि अगर किसी जिस्म पर फोर्स अमल करे तो हरकत कैसे पैदा होती है, और अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल ना करे तो उसके अंदर हरकत पर क्या असर होता है। आज के हमारे 2 टॉपिक जिनको हमने इस लेक्चर के अंदर कवर करना है वो है न्यूटन का पहला कानून हरकत और न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। न्यूटन का पहला कानून हरकत उन अजसाम की हरकत के बारे में है जिन पर कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती, और न्यूटन का दूसरा कानून हरकत उन अजसाम की मोशन के बारे में है जिन पर कोई नेट फोर्स अमल करती है। नेट फोर्स का क्या मतलब है? किसी जिस्म पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का मजमुआ नेट फोर्स कहलाता है। 2 टीमें रस्सा खींच रही हैं, एक टीम दाएं जानब रस्सा खींच रही है, एक टीम बाएं जानब रस्सा खींच रही है। रस्से पर लगने वाली दोनों फोर्सेस जो हैं उनका मजमुआ नेट फोर्स कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि न्यूटन का पहला कानून हरकत क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है और इसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं। न्यूटन का पहला कानून हरकत स्टेटमेंट है, एक जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या सीधी लाइन में यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखता है जब तक इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे, या ए बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स upon इट। ये हमारी डेली ऑब्जर्वेशन है। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाइट बोर्ड जो है इस पर जब तक कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी ये अपनी जगह पर ही पड़ा रहेगा। आप लोग इस तरह देखते हैं कि अगर किसी टेबल पर कोई किताब रखी हुई है तो चाहे क़यामत तक उसको आप ना उठाएं वो उसी तरह पड़ी रहेगी। अगर आप उस पर या कोई और फैक्टर, कोई और चीज़ उस पर कोई फोर्स लगाएगी तो वो अपनी जगह से हरकत करेगी। इस तरह एक गाड़ी अगर कहीं खड़ी है तो जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए तो वो रेस्ट में ही रहेगी। यहाँ तक का हिस्सा जो है ये एक कॉमन सेंस है, समझ आता है। दूसरी चीज़, अगर वो सीधी लाइन में मोशन करे तो वो भी बरकरार रहती है। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है और उस पर कोई फोर्स ना लगाएं तो थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाती है। मिसाल के तौर पर एक बॉल, क्रिकेट बॉल को जब हम हिट करते हैं तो थोड़ी दूर जाकर वो बॉल खुद ब खुद रुक जाती है। इसी तरह एक फुटबॉल को जब खिलाड़ी किक लगाता है तो चाहे वो जितनी भी दूर चली जाए थोड़ी देर बाद वो जाने के बाद रुक जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब तो नहीं कि न्यूटन के कानून का पहले कानून का दूसरा हिस्सा रॉन्ग है, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब बॉल ज़मीन पर हरकत करती है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। हम तो कहते हैं हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन जब बॉल ज़मीन पर हरकत करती है तो बॉल और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स अमल करती है जो बॉल की मोशन को रोक देती है। अब इसका क्या सबूत है? इसका सबूत इस तरह से है कि आप एक बॉल को 2 मुख्तलिफ सरफेसेस पर छोड़ें। एक ऐसी सरफेस जो मुलायम हो जिस पर फ्रिक्शन कम हो, और एक ऐसी सरफेस जो मुलायम ना हो, खुरदरी हो, जिस पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो, और दोनों को जो है वो छोड़ देंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो फ्रिक्शन वाली सरफेस है उस पर बॉल जल्दी रुक जाएगी, और जो मुलायम सरफेस है, मार्बल फ्लोर है या कोई भी और मुलायम सरफेस है, तो उस पर बॉल जो है वो जल्दी नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो बॉल की मोशन को रोकना चाहती है। तो न्यूटन के पहले कानून हरकत का दूसरा हिस्सा गलत नहीं है। अब आते हैं न्यूटन के पहले कानून हरकत का
इतलाक़ कहाँ पर होता है और क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि किसी जिस्म की वो खूबी जिसमें वो अपनी मोशन या रेस्ट वाली पोजीशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है, उसको इनर्शिया का नाम दिया जाता है। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें न्यूटन के पहले कानून हरकत की, तो ये भी बेसिकली वही है कि अपनी मौजूदा हालत को बरकरार रखना, और ये इनर्शिया से मुतल्लक है। इसलिए न्यूटन के पहले कानून हरकत को इनर्शिया के कानून का नाम दिया जाता है। आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं, अचानक बस वाला ब्रेक सप्लाई करता है, आप आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं, अचानक बस मोड़ काटती है और आप जो है वो बाहर की तरफ गिरते हैं। बाहर की तरफ गिर मतलब आपकी बॉडी जो है वो गिरना चाहती है। ऐसा क्यों होता है? और आप एक चलती हुई बस से छलांग लगाते हैं और आप अगर बस की सिमत में, जिस तरफ बस जा रही है उस सिमत 2, 3, 4 कदम ना चलें तो आप गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बुनियादी तौर पर इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया कि क्या कहता है कि जिस्म ने अपनी मौजूदा हरकत की हालत को बरकरार रखना है। पहली मिसाल की तरफ जाते हैं, जिसमें एक बस में बैठा हुआ जिस्म, जब बस पर ब्रेक्स लगती हैं तो जिस्म का अगला हिस्सा आगे की तरफ जाता है। अब ज़रा गौर से सोचें इस चीज़ को कि जब इंसान बस में बैठा हुआ है, उसके पाँव जो हैं वो बस की बॉडी के साथ टकरा रहे हैं, जबकि जिस्म हवा में है। जो ही ब्रेक अप्लाई होगी, ब्रेक अप्लाई होने से पहले जिस्म पूरे का पूरा बस के साथ हरकत में है। जो ही ब्रेक अप्लाई होगी तो ब्रेक बस की मोशन को रोकेगी। अब बस की मोशन के साथ हमारे जिस्म, नीचे वाला जिस्म जो है वो साथ जुड़ा हुआ है, टांगें जुड़ी हुई हैं, पाँव जुड़े हुए हैं, तो वो भी साथ रुक जाएंगे। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो आज़ाद है, वो इनर्शिया की वजह से आगे जाना बरकरार रखेगा और आगे की तरफ गिरेगा। पाँव अपनी जगह पर रहेंगे क्योंकि वो बस के साथ रुक चुके होंगे, और इनर्शिया की वजह से हम जो है वो आगे की तरफ गिरेंगे। दूसरी मिसाल क्या थी कि जब एक बस या गाड़ी या मोड़ काटती है तो हम जो है वो बाहर की तरफ गिरते हैं। ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। मोड़ काटने से पहले हम सीधा जा रहे हैं, अचानक जो ही हम मोड़ काटते हैं तो हमारी जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा अपनी सीधे जाने वाली मोशन को बरकरार रखना चाहता है, वो मोड़ नहीं काटना चाहता, इसलिए वो बाहर की तरफ गिरता है। तीसरी मिसाल जो मैंने आप लोगों से बयान की थी इनर्शिया को समझने के लिए, वो ये थी कि एक बंदा जब बस से बाहर छलांग लगाता है तो वो अगर बस की सिमत में चंद कदम ना चले तो उसका बस की सिमत में, बस की हरकत की सिमत में गिरने का खतरा होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि आपके इल्म में है कि छलांग लगाने से पहले लड़का बस के साथ हरकत कर रहा है। अब जब वो छलांग लगाएगा तो उसका जिस्म जो है आगे की तरफ अपनी या बस की सिमत में अपनी हरकत को बरकरार रखना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया या इनर्शिया की वजह से। तो अगर लड़का बस की सिमत में अपने इनर्शिया की वजह से चंद कदम बस की मोशन की सिमत में इनर्शिया की वजह से नहीं चलेगा तो उसकी सिमत में गिरने का खतरा होगा। आते हैं न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की तरफ। न्यूटन का पहला कानून हरकत उन अजसाम पर अप्लाई होता है जिन पर नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होती। अब सवाल ये है कि क्या हमेशा अजसाम पर नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होती? नहीं, बल्कि अजसाम पर नेट फोर्स अमल करती है। जैसा कि हमने पहली मिसाल में देखा था कि दो रस्सा कश टीमें जब रस्सा खींचती हैं तो जब तक तो दोनों बराबर फोर्स लगा रही होती हैं तो रस्सा दरमियान में खड़ा रहता है। अचानक एक टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है तो रस्सा उसकी सिमत में हरकत करने लग जाता है। अब न्यूटन का दूसरा कानून हरकत हमें ये बताता है कि जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स अमल करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना पैदा होता है, यानी कि फिर क्या होता है जब फोर्स एक्ट करती है। तो आइए न्यूटन के दूसरे कानून हरकत
की प्रॉपर स्टेटमेंट देखने से पहले कुछ चीज़ें अपने इर्द गिर्द देखते हैं। आपके पास दो पत्थर हैं जिनका मैस एक जितना है, दोनों 5-5 किलोग्राम के पत्थर हैं। ये पत्थर नंबर 1 ये 5 किलोग्राम है और ये पत्थर नंबर 2 ये भी 5 किलोग्राम है। अब इनको आप पुश करते हैं एक फोर्स के साथ, एक को आप 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और दूसरे को आप 50 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं। अब आप लोगों की कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि कौन सा पत्थर ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे जिस पर 50 न्यूटन की फोर्स लगाएगी ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब दो एक जितने मैस वाले अजसाम पर फोर्स लगाई जाए तो ज़्यादा फोर्स ज़्यादा स्पीड में तब्दीली पैदा करेगी या ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा करेगी। अच्छा, अब इसी के अब दूसरा केस सपोज करते हैं। ये मेरे पास फिर दो पत्थर हैं, एक पत्थर जो है वो 5 किलोग्राम का है और दूसरा जो है वो 2 किलोग्राम का है। दोनों पर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। अब पत्थर जो बड़ा है यानी कि 5 किलोग्राम वाला उस पर भी 10 न्यूटन फोर्स है, जो पत्थर छोटा है 2 किलोग्राम वाला उस पर भी 10 न्यूटन फोर्स है। कौन से पत्थर की स्पीड में तब्दीली ज़्यादा होगी या कौन सा पत्थर ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा? आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जिसका मैस कम होगा वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि पहले उसकी स्पीड 0 थी तो हम कह सकते हैं उसकी स्पीड में तब्दीली ज़्यादा होगी, उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ये दो बातें जहन में रखें। अब आगे चलते हैं न्यूटन के दूसरे कानून हरकत की प्रॉपर स्टेटमेंट की तरफ। न्यूटन का दूसरा कानून हरकत कहता है जब किसी जिस्म पर नेट फोर्स अमल करती है तो जिस्म में फ़ोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है जो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जिस्म के मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of net force, which is directly proportional to force applied and inversely proportional to mass of body. जैसा कि पहले मैंने दो मिसालें आपको दी थी, मैंने कहा था कि अगर दो एक जितने अजसाम पर मुख्तलिफ फ़ोर्स लगाई जाए तो जिस पर ज़्यादा फ़ोर्स लगेगी वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन जो किसी जिस्म पर के अंदर पैदा होता है फोर्स लगने के नतीजे में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। और दूसरा हमने ये देखा था कि जितना किसी जिस्म का मैस ज़्यादा होगा, अगर दो अजसाम पर एक जितनी फोर्स लगाई जाए तो जितना किसी जिस्म का मैस ज़्यादा होगा उतना उसमें कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये कॉमन सेंस है, आप खुद तजर्बा करके देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स की ज़बान में कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस ऑफ द बॉडी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम होगी। यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस किस के दरमियान आ रहा है? एक्सेलरेशन के दरमियान आ रहा है और मैस के दरमियान आ रहा है। जितना किसी जिस्म का मैस ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर कम एक्सेलरेशन पैदा होगा एक बराबर फोर्स के लिए। इसी तरह जितनी किसी जिस्म पर फोर्स ज़्यादा अमल करेगी, अगर एक ही जिस्म पर दो मुख्तलिफ फोर्सें अमल करें तो जितनी जो फोर्स ज़्यादा होगी उतना उस जिस्म में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी चीज़ है? एक्सेलरेशन है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों चीज़ों को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी कि एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा फोर्स अमल करेगी। ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में फ़र्क आपको पता चल गया होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जिसके साथ हो एक क्वांटिटी उसको दूसरी क्वांटिटी के साथ 1 ओवर करके लिख लेते हैं। अब ये इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दें और इन दोनों को कंबाइन कर लें। कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाई एम। तो कंबाइनिंग A इज़ प्रोपोर्शनल टू F ओवर M। अब ये मैथमेटिक्स का रूल है कि जहाँ कहीं प्रोपोर्शनल साइन आ जाए उसको बराबर में तब्दील कर लेते हैं
और प्रोपोर्शनल की जगह पर आप लगा लें बराबर। और बराबर जब लगाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर के का नाम दिया है। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में के की कीमत जो है वो 1 होती है। इस के की कीमत जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो लिहाजा ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी गई है ये बन जाएगी a बराबर 1 इंटू एफ ओवर एम, और ये a बराबर आ जाएगा f ओवर m, या f की अगर हम कीमत निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा ma। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, या ये हमारे पास फार्मूला आ गया है जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और उस जिस्म का मैस m हो और उसके अंदर एक्सेलरेशन a पैदा हो, तो फोर्स मालूम करने का फार्मूला होता है F बराबर ma, या एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला होता है F ओवर m। अब फोर्स एक क्वांटिटी है जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई यूनिट होगा। ये तभी मिकदार है, फिज़िकल क्वांटिटी है, तो इसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। ये एक नई चीज़ है, अभी हम इसको भी डिफ़ाइन करेंगे, और इसको एन से डिनोट किया जाता है। फोर्स का SI यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट न्यूटन होता है। आइए देखते हैं न्यूटन की तारीफ़ कैसे की जाती है। न्यूटन की तारीफ़ करने से पहले मैं आप लोगों को न्यूटन की तारीफ़ कैसे मैंने करनी है अभी बता देता हूँ। अगर मैं मैस 1 ले लूँ, m इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम ले लूँ, a भी 1 ले लूँ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो f किसके बराबर आ जाएगा? लेट्स से f बराबर 1 इंटू 1 बराबर 1 न्यूटन। तो क्या हो गया, तारीफ़ लिखने से पहले, बताने से पहले हमने कुछ देखा कि अगर किसी जिस्म का मैस 1 किलोग्राम हो और उसके अंदर 1 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो, तो उस पर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन होगी। तो यही न्यूटन की डेफिनेशन है। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि न्यूटन की डेफिनेशन क्या है। जैसा कि हमने पहले देखा कि 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम मैस के जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। ये न्यूटन की डेफिनेशन है। या फोर्स विल बी 1 न्यूटन इफ़ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। या मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि F फोर्स बराबर होता है ma के। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, ए का एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमारे पास 1 न्यूटन बराबर होगा 1 किलोग्राम ज़रब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ज़रब 1 1 हो गया, तो 1 न्यूटन बराबर हो गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। लेक्चर को क्लोज करने से पहले आइए आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स को रिव्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसी जिस्म पर तब अप्लाई होता है जब उस पर कोई फोर्स अमल ना करे, नेट फोर्स अमल ना करे, और ये हमें ये कहता है कि जिस्म अपनी जो रेस्ट की हालत है या कंटिन्यूअस मोशन स्ट्रेट लाइन में उसको जारी रखता है जब तक इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उन अजसाम की मोशन पर अप्लाई होता है जिन पर कोई ना कोई नेट फोर्स अमल कर रही होती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि किसी जिस्म के ऊपर जब कोई फोर्स अमल करती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो एक्सेलरेशन फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जिस्म की मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मैथमेटिकल फॉर्म है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की F बराबर ma, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है जिसकी डेफिनेशन है 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मैस के जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। उम्मीद है लेक्चर की समझ आई होगी। इसको 9th क्लास के ओल्ड न्यू सब स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस की अच्छी की खबर मिल सके। उज़ैर अहमद की तरफ से अगली वीडियो तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।